बच्चों, आज मैं आपको फिर से आपका चैप्टर अन्याय के खिलाफ के प्रश्न उत्तर कराऊंगी, जो कि हम कल भी कर रहे थे। तो आप लिखिए, हम प्रश्न 5 कर चुके हैं, छठे से स्टार्ट करेंगे कि प्रश्न नंबर मैंने 5 आपको दिखाया था कि झारखंड कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन से आदिवासी रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 निकालिए आप तुम्हारे विचार से। प्रश्न नंबर क्या है? राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद जंगलों में रहने क्यों आया होगा? यह हमें सोचते हुए लिखना है ना। तो प्रश्न नंबर 6 उत्तर नहीं के उत्तर राजू जंगलों में क्यों आया होगा, यह हमें सोचते हुए लिखना है। तो लिखिए उसका मन, देखो श्री राम राजू का मन श्री राम राजू का मन संसार में फैले भ्रष्टाचार से, संसार में फैले भ्रष्टाचार और अत्याचार और अन्याय, भ्रष्टाचार और अन्याय से दुखी हो गया होगा, इसलिए वह साधु बन गया होगा। हमें पता नहीं, हम अपनी तरफ से लग रहे हैं इसलिए होगा, इसलिए साधु, शायद इसलिए साधु बन गया होगा। वह समाज से दूर, लिखो वह समाज से दूर हो गया होगा, दूर हो गया होगा। साथ ही अंग्रेजों के प्रति, साथ ही अंग्रेजों के प्रति उसके मन में विद्रोह था। अत्याचार देखे थे इसलिए उसके मन में विद्रोह था, उसके मन में विद्रोह, विद्रोह यानी किसी के खिलाफ बोलने की इच्छा होना, विद्रोह था। वह जंगल में आ गया, वह जंगल में आ गया, भाग्य से उसे वहां, भाग्य से उसे वहां साथी मिल गए और अपने और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह, अंग्रेजों के प्रति जो उसके मन में विद्रोह था, जो उसके मन में विद्रोह था, उसका उसने संग्राम के रूप में, उसका उसने संग्राम के रूप में दिखाया, उस विद्रोह को उसने संग्राम के रूप में दिखाया। प्रश्न नंबर 6, राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदोलनों पर क्या असर हुआ? क्या असर हुआ आंदोलन पर? आंदोलन रुक गया। जैसे ही कोई नेता चला जाता है तो नेता के चले जाने पर जो उसके पीछे चलने वाले, उसके जो साथी होते हैं वो डर जाते हैं, थक जाते हैं और इससे वे पीछे हट जाते हैं। क्या राजू के शहीद होने पर
आदिवासियों, बहुवचन में लिखते तो छोटी की मात्रा के साथ या आता है, और यदि एक वचन लिखेंगे तो आदिवासी लिखा है ना, बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाती है, पर यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से आदिवासियां ना लिखा आदिवासी, क्लियर ना। राजू के शहीद होने पर आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, वे हिम्मत हार गए, उनका जो नेता था वो मर गया, हिम्मत हार कर, वे हिम्मत हार कर अंग्रेजों की गुलामी करने लगे, अंग्रेजों की गुलामी मतलब होता है दास्ता, गुलामी करने लगे, वे अंग्रेजों की गुलामी करने लगे, परंतु अंग्रेज भी उनसे डर गए थे, परंतु अंग्रेज क्यों डर गए, क्योंकि ऐसा आंदोलन अभी तक हुआ नहीं था, 2 साल तक इन लोगों ने उनको छपा कर रखा था, परंतु अंग्रेज भी डर गए थे और उनके साथ मनमानी नहीं कर सके, और फिर वे कौन, अंग्रेज उनके साथ, आदिवासियों के साथ, और फिर वे अंग्रेज उनके साथ मनमानी ना कर सके, अर्थात बेकार का काम नहीं कराते थे, पैसा तो देना पड़ता था, मनमानी न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, खोजबीन, लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए, ऊपर का यह वाक्य इसी पाठ का है जिसमें आदिवासियों के द्वारा बंदूक और कारतूसों के प्रयोग का भी प्रमाण मिलता है, इस पाठ की खोजबीन करो तो पता लगाओ कि आदिवासी पुलिस चौकी या सेना पर हमला कर देते, उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। अब तुम जरूर समझ गए होंगे कि आदिवासियों ने बंदूक और कारतूसों का प्रयोग कैसे किया। कारतूसों ने सन 57 की स्वतंत्रता की चिंगारी को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समूह बनाकर इसके बारे में खोजबीन करो, कक्षा के प्रत्येक समूह में से एक प्रतिनिधि सबको अपनी खोजबीन के बारे में बताएगा। अब यह एक्टिविटी आपकी जो हम क्लास में जो एक्टिविटी लेते हैं ना, आप लोगों को डिबेट कराते हैं उस तरह से, इसलिए इस प्रश्न को हम करेंगे नहीं, इस प्रश्न को जब आप लोग आएंगे या फिर ऑनलाइन हम एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8 देखो, नीचे लिखे वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाए, इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए तुम नाम वाक्य बनाओ। इस चैप्टर में बहुत सारे मुहावरे हैं, पता है ना आपको, हम एक एक्टिविटी और करेंगे मुहावरों की। अब कुछ मुहावरे इस चैप्टर के इसमें दिए गए हैं, इन मुहावरों से सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस इसमें भी है, लेकिन इन सेंटेंस के अलावा हमें दूसरे सेंटेंस बनाने हैं। तो आप प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे, इसको 8 की जगह है ना, कंटिन्यूस करने के लिए, लेकिन आपके चैप्टर का 8 नंबर का रहेगा। और प्रश्न नंबर क्या लिखिए इसमें, क्या तो इसमें नहीं, एरो बनाकर हम दूसरा मुहावरा लिखेंगे। एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया, किसका, श्रीराम राजू का काम तमाम कर देना, मार देना, काम तमाम कर देना, ये मुहावरा है। तो अब काम तमाम कर देने का हम दूसरा मुहावरा लिखेंगे, मुहावरे से सेंटेंस बनाएंगे। लिखो, युद्ध में अनेक गद्दारों का काम तमाम हो गया। गद्दार मतलब जो अपने देश के लिए या अपने लोगों से जो अपने लोगों के विरोध में काम करे उनको गद्दार बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी, हिम्मत जवाब देना है, परास्त हो जाना, थक गए हैं काम कर करके, अब उनकी हिम्मत नहीं है, उसको बोलते हैं हिम्मत जवाब देना, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। देखिए, मां की मृत्यु के बाद, मां की
मृत्यु के बाद वह समाज से लड़ती रही, वह समाज से लड़ती रही, परंतु फिर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। क्या मतलब है इसका? वो लड़की थी और जैसे उसकी माँ की मौत हुई वह लोगों से लड़ने का काम कर रही थी अपने हक के लिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों का अत्याचार इतना था कि उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी। लिख लीजिए आप। फिर हम इसका गै लिखेंगे। प्रश्न नंबर आपके इस चैप्टर का 8 नोटबुक का 7 मुहावरों का नए वाक्यों में प्रयोग। वाक्य तो ऑलरेडी लिखा है, सेंटेंस में मुहावरा लिखा है, लेकिन हमें नए वाक्य के साथ प्रयोग करके बताना है, नए वाक्य में उसको लिख कर बताना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिए जिससे आपको क्लियर है। इसमें क्या लिखिए, ये क्या है? अंग्रेजों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना क्या मतलब होता है? बहुत आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, तो लिखिए, रमा के द्वारा की गई कढ़ाई देखकर देखो, ये होता है कढ़ाई। कढ़ाई मतलब होता है सख्ती से पेश आना, और ये है कढ़ाई। कढ़ाई मतलब बुनाई सिलाई। कढ़ाई होता है ना, स्टिचिंग करते, डिजाइन डालते, उनको बोलते हैं कढ़ाई करना। तो रमा के द्वारा की गई कढ़ाई देखकर हम सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली, अर्थात हम सभी आश्चर्यचकित रह गए, इतनी सुंदर कढ़ाई की उसने कि उसकी कढ़ाई देखकर, रमा के द्वारा की गई सुंदर कढ़ाई देखकर या कढ़ाई देखकर। ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी को कानो कान खबर न हो। कानो कान खबर न होना अर्थात किसी को कोई भनक नहीं लगना, किसी को पता नहीं लगना, इस कान से उस कान को भी पता नहीं लगे, मैंने जो ये बात सुनी इस कान को भी पता ना लगे। ठीक है, इस तरह से कानो कान खबर होने का मतलब होता है किसी को 1% भी पता नहीं चलना। दूसरा सेंटेंस है इसका, राम ने चोरी करते समय इतनी सफाई से घर खाली कर दिया, इतनी सफाई से घर खाली कर दिया कि किसी को भी कानो कान खबर न लगी। कानो कान खबर न लगना, खबर न लगी। समझ में आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट पढ़े, अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए। छक्के छूटना, बहुत ज्यादा घबरा जाना, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाना, छक्के छूटना, सबका एक मतलब है ना। ये क्या? चोर की इतनी मार
छक्के छूट गए। ये छोड़ छक्के ये लिखा है। शेर को सामने देखकर मीना के छक्के छूट गए। समझ में आ गया? छक्के छूट गए, बहुत ज्यादा घबरा जाना, समझ में नहीं आना क्या करें, उसको बोलते हैं छक्के छूटना। शेर सामने, आवाज तो निकल ही नहीं सकती, तो शेर को देखकर उस मीना के छक्के छूटे। नेक्स्ट है अंग्रेजों के होश उड़ गए। होश उड़ना है ना, सामने वाले को देखकर समझ में आना क्या क्या है। होश उड़ना, छक्के छूटना, सब तरीके है। किराएदार को मकान मालिक को, मकान मालिक जाते हैं ना जिनके मकान में आप रहते हैं, मकान मालिक को आता हुआ देखकर, मकान मालिक को पैसे लेने आता हुआ, पैसे यानी किराया, किराया को पैसे छोड़ा, मकान मालिक को किराया लेने आता हुआ देखकर मकान मालिक को किराया लेने आता हुआ देखकर सोहन के होश उड़ गए। घबरा गया, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, इसको क्या दूंगा, होश उड़ जाना, घबरा गया, होश उड़ गया। नेक्स्ट लास्ट है भारतीय सैनिकों का बाल बांका न हो पाए। मतलब बाल बांका न हो ना, शरीर का कोई भी भाग टूटे नहीं, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, बाल बांका न हो। मालकिन ने बर्तन साफ करती हुई नौकरानी से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना, जब सेंटेंस कहने के लिए आता था इन्वर्टेड कॉमा कहा, देखो जरा संभाल कर, देखो जरा संभाल कर काम करना, कांच की चीजों का, कांच की चीजों का बाल भी बांका न होने पाए, कांच की चीजों का बाल भी न बांका होने पाए। इसका मतलब है कोई भी कांच की चीज टूट नहीं जाए, इस चीज का ध्यान रखना। समझ आ रहा है बाल बांका होना, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करना, होना होने देना, बाल बांका ना होना। ठीक है, फिर हम प्रश्न नंबर 9 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आदिवासी मनो और मन क्या नंबर है। आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती, उसके पास कई मन गेहूं था। मैंने आपको समानाभाषी लिखा है ना, भिन्नार्थक, ये भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है, समानाभाषी एक जैसे शब्द लेकिन के अर्थ अलग नहीं, ये अनेकार्थक शब्द है। भिन्नाभाषी में शब्द अलग हो जाता है, लिखने का स्टाइल अलग होता है, ये अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक मतलब होता है एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलना, है ना। जैसे हमने अंबर का निकाला, वस्त्र, आकाश निकाला ना, इसी तरह से इसका अर्थ है।
मन मन का अर्थ है मन और मन। एक मन होता है जो हमारी बुद्धि है, एक मन होता है जिसको 40 केजी को एक मन कहते हैं। तो दोनों में बताया है आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती। मन की मर्जी मतलब होता है मन की इच्छा, जैसा तुम चाहो वैसा उसको चलाओ, ये संभव नहीं है। उसके पास कई मन गेहूं था, कई मन मतलब 40 किलो का एक मन होता है 40 केजी का, तो कितने मन गेहूं था बताइए। ऊपर के पहले वाक्य में मन का मतलब है दिल और हृदय। मन का मतलब दिल और हृदय नहीं होता बच्चों, मन का हम दिल और हृदय कह सकते हैं, लेकिन मन का मतलब बुद्धि प्रज्ञा है, दिल हृदय को बोलते हैं, मन नहीं बोलते। दूसरे वाक्य में मन नाप तोल का एक शब्द है, क्वांटिटी बताई गई है। इस तरह मन के दो अर्थ हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। नीचे दिए शब्दों को पढ़ो और वाक्य बनाओ, ठीक है ना। सोना, सो जाना और स्वर्ण धातु, दो अर्थ निकलते हैं अनेकार्थक में सोना का। अब हम लिखेंगे, निकालिए, समझ में आ रहा है आपको? लिखिए अनेकार्थक शब्द, ठीक है ना। प्रश्न नंबर इसका जो सोना है इसको हम क्या में लिखेंगे, क्या सोना, आप लिख लो सोना सो जाना, और दूसरा सोना यानी स्वर्ण। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे क्या का सोना, इसका अर्थ इसके सामने लिखेंगे सोना का सो जाना, सो जाना मतलब नींद लेना, क्रिया होना, सोना क्रिया नींद। अब इसके बारे में हम सेंटेंस बनाएंगे जिससे हमें समझ में आ जाए सोना का मतलब। देखिए वह अब गहरी नींद सोना चाहता है, वह अब गहरी नींद सोना चाहता है, वह बहुत थक गया इसलिए सोना चाहता है, ठीक है नींद। फिर से इसको क्या लिख लीजिए क्योंकि दोनों की एक साथ है। इसमें सोना का मतलब है, आप यहाँ इक्वल टू लगा दीजिए जिससे अर्थ रहेगा। इधर सोना का अर्थ है स्वर्ण, सोना गोल्ड। अब इसके बारे में लिखिए सोना के बारे में। उसके पास सोने के आभूषण हैं, सोने के आभूषण हैं यानी गहने हैं, उसके पास सोने के आभूषण हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं मेरी माँ ने बहन की शादी के लिए सोना खरीदा, ठीक है ना। फिर क्या लिखिए इसका अनेकार्थक शब्द, एक लाइन छोड़ दीजिए, खेल में क्या है उत्तर, उत्तर एक तो दिशा है और एक जवाब। उत्तर एक दिशा, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है, उत्तर में है, उत्तर दिशा में है, एक ही बात है, उत्तर में है भी लिख सकते हैं आप, उत्तर में है, ठीक है ना। उत्तर आप अंडरलाइन कीजिए जिससे आपको याद है उत्तर। दोबारा इसको ख में डाल के लिखिए उत्तर, उत्तर मतलब जवाब। इसके बारे में लिखिए मैंने अध्यापक के पूछे गए
दिया, उत्तर यानी जवाब। लाइन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या है देखिए कौन सा है अनेकार्थक शब्द हार। हार का मतलब पराजय और हार का मतलब फूलों की माला। ठीक है ना। हार, हार का मतलब पराजय। देखिए हार, हार का मतलब पराजय। हार का मतलब पराजय और दूसरा शब्द है हार जाना। हार जाना, इसके बारे में देखिए। देखिए देखिए मैं अपने प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंदी मतलब होता है शत्रु, जिससे मेरी शत्रुता है। मैं अपने प्रतिद्वंदी से हार गया, मेरा प्रतिद्वंदी मुझसे हार गया, एक साथ है ना। फिर से गए मैं हार के, इस हार का मतलब है फूलों की माला। इसके बारे में लिखिए। मैंने नेता को गुलाबों का हार पहनाया। हार गुलाबों का है ना, फूलों का हार पहनाया, हार है माला। ठीक है। वचन बदलो। अब वचन आए हैं प्रश्न नंबर, अब आप प्रश्न नंबर 9 लिखिए। जो पहले वाला प्रश्न था उसको 8 में डालिए क्योंकि हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था। अब प्रश्न नंबर 10 को प्रश्न नंबर 9 में लिखिए। प्रश्न नंबर 9 क्लियर। वचन बदलो। सिपाही ने राजू पर गोली चलाई। देखो अभी आपको जब मैंने उसमें वचन पढ़ाया था उसमें भी सेंटेंस बताया था, सेंटेंस वचन के हिसाब से कैसे लिखे जाते हैं। तो सिपाही का हो गया सिपाहियों, ठीक है। उगी हुई फसल को जलाया जाने लगा। अब इसको हम सेंटेंस के हिसाब से परिवर्तित करेंगे। देखिए सिपाही ने राजू पर गोली चलाई। क्या लिखिए 9 का, आपका जो 10 है उसका, और एरो बना के लिखिए सिपाहियों ने। सिपाही का देखो सिपाहियों, सिपाही छोटी की मात्रा है ना क्वेश्चन में, और जब बहुवचन में लिखते हैं तो सिपाही बड़ी की मात्रा है और बहुवचन में लिखते हैं तो छोटी की मात्रा में परिवर्तित करके या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, सिखाया ना। तो ऐसे ही तो अब सेंटेंस में सिपाहियां होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिपाहियों, सिपाहियों ने राजू पर गोली, गोलियां, गोली एक वचन, गोलियां बहुवचन। सेंटेंस के हिसाब से सब चीज बदल जाती है। यदि सेंटेंस बहुवचन में बदलेगा तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम जो है उनको बदल दिया जाता है। गोलियां चलाई, सिपाहियों ने राजू पर गोलियां चलाई। ठीक है। नेक्स्ट है उगी हुई फसल को जलाया जाने लगा। अब फसल एक फसल है, उगी हुई तो उगी हुई रहेगी, उगी हुई फसलों को जलाया जाने लगा। क्लियर। देखिए उगी हुई फसलों को जलाया जाने लगा। क्लियर। इसका आगे का वचन परिवर्तित कर
बदलना, वचन बदलो। नेक्स्ट क्या देखिए इसका, आप लिख लीजिए सोचते समझते हुए सेंटेंस को किस तरह से वचन के साथ परिवर्तित किया जाता है। आदिवासी की हिम्मत जवाब दे गई, तो आदिवासियों की हिम्मत जवाब दे गई। सब सेंटेंस है आदिवासी है, आदिवासियों, आदिवासियों। अब पता है ना आदिवासी में एक वचन में बड़ी की मात्रा आती है, दो वचन में छोटी की मात्रा आती है। आदिवासियों की हिम्मत जवाब दे गई। हिम्मत जवाब देना मतलब हार जाना, थक गए, परेशान हो गए। नेक्स्ट है आगे से यह सवाल मत पूछना। यह का क्या हो जाएगा, ये। आगे से यह एक वचन है, ये बहुवचन है। ये सवाल मत पूछना। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 11, जिसको आप 10 के रूप में सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, लिख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 10 आप लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा से विशेषण में परिवर्तन करना। भाववाचक संज्ञा से विशेषण में आपको जब संज्ञा पढ़ाई थी उसमें भाववाचक संज्ञा बताना पड़ाया था, तो भाववाचक संज्ञा से विशेषण में परिवर्तन करना। जैसे घमंड, घमंड क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब इस संज्ञा से हमें विशेषण बनाना है, तो घमंड, वह घमंड है, नहीं वह घमंडी है, तो लड़की कैसे घमंडी, तो घमंडी है का मतलब उसकी विशेषता बताएगी, ठीक है ना, विशेषण में परिवर्तित करेंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 विशेषण में परिवर्तित करेंगे इसको। आपके लिए नंबर क्वेश्चन को भाववाचक संज्ञा से विशेषण, इसमें आप 1 2 3 लिख लीजिए। सबसे पहला है हिम्मत, तो हिम्मत का हो जाएगा घमंड, घमंड, घमंड का क्या हो जाएगा, घमंडी। वह लड़की घमंडी है, उसे बहुत घमंड है। घमंड ना संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और घमंडी विशेषण है, किसी की विशेषता बताई जाए। नेक्स्ट नंबर 2 डालिए। हिम्मत, हिम्मत का क्या होगा, हिम्मती, हिम्मती यानी शक्तिशाली, लोगों से लड़ने को तैयार। हिम्मत है उसमें हर चीज काम करने की, हिम्मती। शूरवीर को हिम्मती बोलते हैं। साहस, साहस संज्ञा है भाववाचक, तो विशेषण बनेगा साहसी, वह बहुत साहसी है। स्वार्थ, स्वार्थ का क्या बनेगा, स्वार्थी। 5th नंबर पर है अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार का होगा अत्याचारी। ठीक है। नेक्स्ट 6th विद्रोह, विद्रोह का विद्रोही। इस तरह से वचन में परिवर्तित किया जाए, विशेषण में परिवर्तित। लिख लीजिए आप, लिख लिया, गुड। अब मैंने आपको इसमें एक एक्टिविटी बताई थी, प्रश्न नंबर 3 को लिया। इसमें आप कैसे करेंगे, आपकी जो क्रियाकलाप नंबर रहेगी न्यू पेज पे, जहां आपका ये खत्म होता है, न्यू पेज पे आप क्रियाकलाप का नाम लिखिए। क्रियाकलाप नंबर जो भी आपके नेक्स्ट है, मुझे याद नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन लिखेंगे किस तरह से उसका नाम लिखिए। भारत की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, जो भी क्रियाकलाप नंबर 1 क्रियाकलाप है
ब्रैकेट में लिख लो हमारे प्रदेश से, जो भी आपका प्रदेश है उसका नाम लिख सकते हो, नहीं तो हमारे प्रदेश से डायरेक्ट लिख सकते हो। आपका प्रदेश कर्नाटक है तो आप कर्नाटक लिख सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद अब आप यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 तो कम से कम आपको लिखने हैं। उनके नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और जिसके बारे में भी डिटेल लिखेंगे आप उनका यहाँ पर एक फोटो चिपकाएंगे और फोटो चिपकाकर आप उनके बारे में आपके 1.5 पेज में लिखेंगे। चिन्नम्मा देवी के बारे में लिख सकते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपके क्षेत्र से संबंधित जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ लिखिए। ये है आपकी एक्टिविटी। अब इसकी दूसरी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी। आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और अंडरलाइन कीजिए। मैं मुहावरे बोलूंगी, आप अंडरलाइन कीजिए और उन मुहावरों को आप लिखेंगे अपनी, जहां आपका ये खत्म है नेक्स्ट क्रियाकलाप नंबर 10 डालकर लिखेंगे मुहावरों को छापना। चैप्टर 13 से मुहावरों को, अन्याय के खिलाफ चैप्टर से मुहावरों को छापना। ठीक है ना? निकालिए अपने टेक्स्ट बुक, निकालिए। ओके, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगी, आप अंडरलाइन करते हुए चलिए। पेज नंबर 85 ओपन कीजिए। मैं चैप्टर पढ़ूंगी और आपको अंडरलाइन कराती जाऊंगी। बात 1922 के उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोई आदिवासी और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। रोजी रोटी जुटाना, रोजी रोटी जुटाना अंडरलाइन कीजिए। ये आप जब मुहावरे लिखेंगे नंबर 1 रोजी रोटी जुटाना। देखो मुहावरे में ना पीछे जरूर लगता है ना, तो रोजी रोटी जुटाना। पर जब से अंग्रेजों ने इनके बीच आकर अपना हक जमाया उनका जीवन मुश्किल हो गया। हक जमाना, जमाया को लिखेंगे आप जमाना, दूसरे नंबर का हक जमाना। अंग्रेजों की योजना घने जंगलों और पहाड़ों को चीर कर सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहां से आएंगे? सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उसकी निगाह कोई आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था वेस्टियन। वेस्टियन का शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया। वेस्टियन स्वभाव से बहुत अकड़ और क्रूर, वह आदिवासियों को गांव में गाया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर पड़ा। 2 दिन में जंगल में सड़क बनवाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, ये जान लो। पेज नंबर 2 खोल लीजिए। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उस घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, करे तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा। हिम्मत करना, तीसरा नंबर हिम्मत करना। तो कि पूछना चाहा काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो वेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। चेहरा तमतमाना, अत्यधिक गुस्सा होना, है ना? आप अंडरलाइन करते जाइए, मैं बोलती जा रही हूँ, फिर आप लिखेंगे चेहरा तमतमाना। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर काम है, हुक्म बजाना। फिफ्थ हो गए हुक्म बजाना तक। आगे से सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, सहमना छोड़ दीजिए, सहम गए को छोड़ दीजिए, तो इतना जरूरत नहीं है। काम पर जाने को उसका मन नहीं मानता। अपमान से अंदर ही घुटना और गुस्से में सुलगना। देखिए अंदर ही अंदर घुटना। 6th नंबर। 7th में सुलग, गुस्से से सुलगना। ये सब मुहावरे हैं, आप अंडरलाइन करते जाइए और क्रमबद्धता से लिखिएगा। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा। उस साधु का नाम था लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई की, उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गए। वे उन घने जंगलों में रहने आए तो आदिवासी लोगों को अच्छी तरह से हिल मिल जाना, हिल मिल गया को हिल मिल जाना। कितना नंबर का हो गया? 8 नंबर का। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते, पूछते कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाए। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों ने बताई। श्री राम राजू ने उसे बताया देश में और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी है। गांधी जी के कहना भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। कोई उसे अंग्रेज अन्याय करेगा तो अन्याय सहने से इनकार करना। देखो नंबर 9, अन्याय सहने से इनकार करना। क्लियर? नेक्स्ट पेज। यह सब सुनकर कोई आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। दिल मजबूत होना, बहुत सारे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप लिखते आग भड़की की अंग्रेजों के होश उड़ गए। होश उड़ना, भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा
क्रोध फूट के निकल पड़ा, क्रोध फूट के निकल पड़ना। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटना कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबाना पड़ा। जब सक्रिय पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे अंग्रेज सार्जेंट और कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। अचूक निशाना लगाना अंडरलाइन करते चलिए। आदिवासियों के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार इतने डरने लगी कि राजू के दल को आता देखकर थानों से पुलिस भाग जाती। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय सैनिक का वाल भी बांका न होने पाना। बाल भी बांका न होने पाना। अंग्रेजों की सेना ने बहुत से भारतीय सिपाही थे। राजू के आदेश का शक्ति से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता था, कूच करना मानो ने किसी का बहना था, आदिवासी लोग पुलिस चौकी और सेना पर हमला कर देते और अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल खुला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर न होना। अंडरलाइन कीजिए। यह सब देखकर अंग्रेज भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से चलते फिरते ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी। राजू के लोगों को गांव का सारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते, लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेजों की खबर नहीं पाते। फिर अंग्रेजों को तरकीब सूझना। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, उन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। जब अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इस कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे, यहाँ तक कि उगी हुई फसलों को भी जलाए जाने लगे। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगना। हिम्मत जवाब देना, आपने पहले लिखा हिम्मत होना, अब है हिम्मत जवाब देना। आगे कब तक तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती है। राजू गुस्सा थी, पुलिस की पकड़ में आ गई। एक बार राजू ही पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गए। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचे। राजू भी परेशान था, उससे अपना दुख देखा नहीं है। राजू ने सोचा मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं। आत्मसमर्पण करना तो अंग्रेज निजाम लोगों को सताना बंद कर देगी। उसने देखा 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों की कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह गई है। अंग्रेज सरकार ने भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडाल मप्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित होने लगे। मेजर गुडाल का मन बहुत अधिक खुश था। उसे कहा उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग रहा था उसे कचहरी में पेश किया जाए, कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडाल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले, बस उसने सारे से साथ एक सिपाही से राजू पर गोली चलवा उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना। इस तरह लूली श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद होना। अंडरलाइन करते चलिए। उसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया। अच्छा खासा पाठ पढ़ना अर्थात सबक लेना। वे समझ गए कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं किया सकती। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित करना। इस तरह से आपके इस चैप्टर में 22 या 23 आपके ये मुहावरे हैं। अब इनको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, आप क्रियाकलाप नंबर आपका जो रहेगा, क्रियाकलाप नंबर नेक्स्ट यदि मैंने क्रियाकलाप लिखा है आपका तो आप लिखिए क्रियाकलाप नंबर, यदि मैंने 9 लिखा है तो ये 10 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखेंगे अन्याय के खिलाफ इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। आपको बताया गया किसी भी कृति हो संदर्भ रचना उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालते मैंने विराम चिन्ह पढ़ाया था आपको। अन्याय के खिलाफ पाठ में आए हुए मुहावरे, आप इसको एक शीर्षक दे देंगे मुहावरे। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 1 जैसे आपका था निकालिए अपने पेज से। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था रोजी रोटी जुटाया है ना, तो इसको लिखिए जुटाना। आप
लिखकर इस एक्टिविटी को पूरा कीजिए। आपको आज मैंने 2 एक्टिविटी दी। पहली एक्टिविटी में आपकी मातृभाषा में जो आपके स्वतंत्रता सेनानी है उनमें से एक के बारे में पूरी जानकारी लिखना और दूसरी है मुहावरे छांट कर लिखना। समझते हुए मात्राओं को संभाल कर लिखते हुए बिना गलती के सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए। थैंक यू।